China is killing the Indian rupee. Instead of local currencies, India could be paying in the Chinese currency, the yuan. तो 1944 में द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के अंदर 44 नेशंस अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर की वैल्यू के अगेंस्ट पैक करवाते हैं और डॉलर की वैल्यू पैक होती है गोल्ड से। और फ्रेंड्स, अब इसी एग्रीमेंट के साथ साथ वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दी वर्ल्ड बैंक एंड दी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का जन्म होता है। तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन ऑफर करती है और IMF दो कंट्रीज के बीच बैलेंस पेमेंट को और ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए सर्टेन कंडीशंस पर इनको लोन ऑफर करती है। जैसे कि आए दिन हमको श्रीलंका और पाकिस्तान IMF से फाइनेंशियल एड और लोन मांगते दिख जाते हैं, लेकिन ये लोग कंडीशन फुलफिल नहीं करते, इसकी वजह से इनको लोन नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे ही ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की वजह से ग्लोबल लेवल पर डॉलर की डोमिनेंस बढ़ी और फिर इसके बाद जब 1938 में अमेरिकन ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज को सऊदी में ऑयल मिल जाता है और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब सीरिया और द मिडिल ईस्ट नेशंस सऊदी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर US सऊदी के साथ एक डील करता है और इनसे बोलता है कि देखो भाई, हम तुम्हें आर्म्स एंड एमिनेशन और सेफ्टी देंगे इन सारे नेशन से, लेकिन इसके बदले में तुमको हमारी एक बात माननी पड़ेगी और ये एक बात ये है कि अब से तुम अपना सारा ऑयल की ट्रेड डॉलर्स में करोगे इंटरनेशनल मार्केट में। एंड बूम, ये डील कंप्लीट हो जाती। सऊदी अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका की बात मान लेता है और फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल की ट्रेड डॉलर पे होने लग जाती है और डॉलर पेट्रो डॉलर बन जाता है। सो हेयर व्हाट इज पेट्रो डॉलर? सो एनी नोट विच इज यूज्ड टू बाय ऑयल कैन बी कॉल्ड पेट्रो युआन, पेट्रो रूबल और पेट्रो डॉलर और पेट्रो इंडियन रुपीस। तो इनको अब हम पेट्रो डॉलर बोलने लग जाते हैं। लेकिन अब 1970 से आते आते अमेरिका के सारे गोल्ड रिजर्व ही खत्म हो जाते हैं। इनका 22,000 टन का गोल्ड सिर्फ 10,000 टन ही बचता है। और फिर इसी को देखते हुए जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था वो तो इनके पूरे गोल्ड पर ही यहाँ पर टिका हुआ था, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गोल्ड से ही तो पैक थी। तो अब इनका एक प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन गोल्ड की डॉलर से कंप्लीटली कन्वर्टिबिलिटी स्टॉप कर देता है और अब इसी वजह से द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एग्रीमेंट के कोलैप्स होने के बावजूद भी आज डॉलर वर्ल्ड क्लास लेवल पर रिजर्व करेंसी कैसे अभी तक बनी रही है? तो इसका आंसर ये है कि एनी करेंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट until unless it can buy any important and valuable resources for you from the international market. And at that time, what dollar could buy for all these nations was one of the most valuable commodity of the century, and that was oil. तो उस टाइम पर डॉलर से ये सारे नेशंस ऑयल बाय कर सकते थे, and that is why all these nations accepted dollar as a reserve currency in this entire world. तो उसके बाद डॉलर सुपर ग्लोबल पावर नोट बन जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर से इस्तेमाल होने लग जाता है। तो सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर अमेरिका अपनी ग्लोबल सुपर पावर को मिसयूज करने लग जाता है इस स्विफ्ट नेटवर्क की वजह से। तो यहाँ पर स्विफ्ट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें वर्ल्ड की सारी इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट और ट्रांजैक्शन होती है और आज इसी नेटवर्क को अमेरिका एज अ वेपन इस्तेमाल करने लग रहा है, स्विफ्ट नेटवर्क को। जैसे कि रसिया और यूक्रेन वॉर का फायदा उठाते हुए यहाँ पर US ने रूस के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगा दिए, रूस की बहुत सारी कंपनीज को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया और रूस के बैंक अकाउंट को इस नेटवर्क से फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से $300 बिलियन प्लस के फॉरेन रिजर्व रशिया के इसमें फंस चुके हैं, जिसको वो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, अब ऐसे ही रूस के साथ ही नहीं बल्कि वेनेजुएला, ईरान और इराक के साथ भी ऑलरेडी हो रखा है और ऐसे यहाँ पर USA अपनी सुपर पावर को मिसयूज करने लगता है। और फ्रेंड्स, आज लगभग $7 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टेड है बहुत सारी कंट्रीज के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका ने डॉलर को एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी मीडियम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बनाया और सऊदी ऑयल डील की वजह से डॉलर को बहुत ज़्यादा पावर मिली ऑयल बाय करने की। एंड थर्ड, स्विफ्ट नेटवर्क की वजह से $7 ट्रिलियन प्लस के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हो चुके हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बन जाता है और अपनी पावर्स को मिसयूज करने लग जाता है। और अब जाके इन नेशंस को, इन कंट्रीज़ को यहाँ पर समझ में आता है दैट we are over dependent on US dollars, and if USA don't like us, don't like any nation, any country like Russia, Iran, Iraq and Venezuela, then USA can choke our economy in no time, in just a jiffy. And that is where USA started annoying Russia and China. चाइना के साथ USA चिप वॉर करने लग रहा है। क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पर US और चाइना के बीच में चिप वॉर चल रही है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है आपके लिए, जिसको आप देख सकते हो। और यहाँ पर रशिया के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगाने के बाद USA ने रशिया से भी लड़ाई मोड़ ली है ऑलरेडी, जो कि हम सबको पता है। तो यहाँ पर US डॉलर की डोमिनेंस को एकदम ख़त्म करने के लिए रशिया और चाइना ने अपना हाथ मिला लिया है और इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग युआन और रूबल में सारी ट्रेड करने लग रहे हैं। और अब तो सऊदी अरेबिया ने भी चाइना के साथ युआन में ट्रेड करने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और अभी रूबल और युआन में चाइना और रसिया ट्रेड करने लग रहे हैं।
और भी बहुत सारे नेशंस ने युआन में ट्रेड करना एक्सेप्ट यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पर रूस ने तो अपनी नेचुरल गैस की पावर को देखते हुए यूरोपीय नेशंस को फोर्स तक किया है रूबल में पेमेंट करने के लिए, और उनको करनी भी पड़ रही है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम भले चल रहा था, डॉलर की डोमिनेंस कम होती जा रही थी। जहाँ 1991 में 72% वर्ल्ड फॉरेन रिजर्व डॉलर्स में थे, आज से 59% फॉरेन रिजर्व ही डॉलर्स में है। तो सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था अभी तक। लेकिन फिर रूस यहाँ पर इंडियन रिफाइनर्स कंपनीज को युआन में ऑयल की पेमेंट करने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि व्हाई द हेल रशिया इज फोर्सिंग इंडियन ऑयल कंपनीज टू मेक पेमेंट इन युआन, what happened to the rupee ruble trade settlement system, and how China is internationalizing yuan and aspiring to become world's global superpower. And at the last, what are the most important steps Indian government need to take to get ahead of China and to use the full potential of Indian rupee. So let's start this video finally. The Indian rupee trade could be an alternative. India and Russia can trade without the US dollar. So the RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees, and more demand equals more value. रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पर यूएस ने रूस के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगा दी, रूस की नेचुरल गैस को और ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में बिकने से रोक दिया। बहुत सारी नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी कि आप लोग इनकी नेचुरल गैस बाय यहाँ पर नहीं करोगे। लेकिन इंडिया इन सैंक्शंस में नहीं आता था, और फ्रेंड्स अब इसीलिए रूस यहाँ पर इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स में ऑयल और नेचुरल गैस सेल करने लग रहा है। और फ्रेंड्स अब इसी डील को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इंडिया ने रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया। सो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स? तो इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर इंडिया और रसिया यहाँ पर रूपी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डॉलर इन्वॉल्वमेंट, और सिर्फ नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्ट हुए। सो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स? तो इस सिस्टम के अंदर एक रशियन बैंक होता है जिसका इंडियन बैंक में बैंक अकाउंट होता है, जिसको कि हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, और इसके अंदर इनके इंडियन रुपी में पैसे स्टोर यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेड कैसे होती है? तो ये ट्रेड ऐसे होती है कि सपोज यहाँ पर एक इंडियन कंपनी को, सपोज अडानी को यहाँ पर रशियन ऑयल कंपनी से यहाँ पर ऑयल बाय करना है 1 CR का। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये इंडियन कंपनी अडानी एक बैंक को 1 CR रुपये देगी, और ये 1 CR रुपये रशियन बैंक अकाउंट यानी वॉस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ से एक मैसेज पहुँचता है रूस में कि पैसे मिल गए हैं। और फिर ये रशियन बैंक उस 1 CR को अपने एक्सचेंज रेट लगा के, कमीशन काट के रूबल में वो पैसे कन्वर्ट करके इस रशियन ऑयल कंपनी को दे देगा, और ऐसे ये ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर अगर रशिया को इंपोर्ट करना होगा तो ये ट्रेड ऐसे यहाँ पर होगी कि सपोज एक रशियन कंपनी को यहाँ पर इंडियन MRF कंपनी से बहुत सारे टायर्स बाय करने हैं, सपोज 1 CR रूबल के टायर बाय करने हैं। तो ये 1 CR रूबल अपनी रशियन बैंक को देगा, और वहाँ से एक मैसेज जाएगा इनके वॉस्ट्रो अकाउंट में कि 1 CR रूबल हमको मिल चुका है, और फिर वहीं से 1 CR रूबल वर्थ के इंडियन रुपीज़ अपने एक्सचेंज रेट लगा के, कमीशन लगा के इनके वॉस्ट्रो अकाउंट से कट कर हमारा इंडियन बैंक MRF कंपनी को देगा, और ऐसे ये ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स अब ऐसे यहाँ पर ये रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम काम कर रहा था, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस सिस्टम इज नो मोर। ये सिस्टम अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है रूस के साथ वो है $35 बिलियन का। इसका मतलब ये है कि हम रूस से खरीदते तो बहुत हैं लेकिन उनको बेचते कम हैं। वी इम्पोर्ट मोर बट एक्सपोर्ट लेस टू रसिया। तो इसको आप ऐसे समझो एक एग्जांपल से कि सपोज हम लोग 1000 रुपये का माल रूस से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, जिससे कि उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में 1000 रुपये पहुँच जाते हैं, और अब रूस हमसे सिर्फ उस 1000 रुपये में से सिर्फ 100 रुपये का सामान ही हमसे खरीदता है। तो जो 900 रुपये रूस के पास हमारे बचे हैं ना, वो भी इंडियन रुपी में, उसको तो वो कहीं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता ना, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडियन रुपी एक्सेप्टेड है डॉलर की जैसे। तो अब यहाँ पर इसीलिए वो 900 रुपये रूस के वेस्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, और अब इन रियलिटी $40 बिलियन वर्थ के इंडियन रुपी रूस के वॉस्ट्रो अकाउंट में एकदम खाली पड़े हुए हैं, जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स अब इसीलिए यहाँ पर रूस ने इंडियन ऑयल रिफाइनर्स कंपनीज को युआन में और दिरहम में पेमेंट करने के लिए फोर्स किया है। लेकिन यहाँ पर युआन में ही क्यों? यहाँ पर इंडियन रुपी में ऐसी क्या दिक्कत है जो चाइनीज नोट्स में यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर जो चाइना है उसका ट्रेड डेफिसिट रूस के साथ सिर्फ $3 बिलियन का है, यानी कि इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही बैलेंस लेवल पर यहाँ पर होते हैं। और फ्रेंड्स अब इसीलिए जो युआन की पेमेंट रूस को मिलेगी, उससे रूस इस युआन से चाइना से बहुत कुछ खरीद सकता है, जो कि इंडियन रुपी के मामले में ऐसा नहीं है, हमसे वो बहुत कम सामान यहाँ पर खरीदता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? रूस अगर युआन में पेमेंट मांग रहा है तो उनको दे दो। सो हियर द मेन प्रॉब्लम इज दैट चाइना इज ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइजिंग युआन इन ऑर्डर टू डंप द डॉलर।
एंड चाइना इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी एंड वी कैनॉट हेल्प आवर एनिमी टू ग्रो एंड थ्राइव इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इशूज़, बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं गलवान घाटी और डोकलाम में, और आजकल चाइना नॉर्थ ईस्ट को भी यहाँ पर ऑक्यूपाइड करने लग रहा है। सो वी कैनॉट फंड आवर ओन एनिमी चाइना टू ग्रो एंड थ्राइव एंड टू किल अस एट द एंड एंड टू फंड पाकिस्तान, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। रसिया से ऑयल बाय करना बंद क्यों नहीं कर देते? वाई कांट वी स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया? सो हेयर वी ऑल्सो फेस सम इशूज, क्योंकि आज हम पर डे 2 मिलियन बैरल प्लस के ऑयल रसिया से बाय करते हैं, जो कि हमारे टोटल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का 45% है, जिसको हम सडनली स्टॉप यहाँ पर नहीं कर सकते। और जो रूस से हमको ऑयल मिल रहा है वो बहुत ही चीप है, इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ही कम रेट में हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में यहाँ पर चल रही है। सो वी कैन नॉट स्टॉप इट, and at the same time we cannot even let our enemy China to grow in front of us by our help। तो यहाँ पर क्या इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? और यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या यहाँ पर रूस अपने यहाँ पर इंडियन रूपी को रूबल में कन्वर्ट यहाँ पर नहीं कर सकता? सो द आंसर इज वो यहाँ पर नहीं कर सकता, बिकॉज रूपी इज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, इट इज़ पार्शली कन्वर्टेबल। लेकिन अब यहाँ पर युआन भी तो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, युआन भी तो पार्शली कन्वर्टेबल है। लेकिन अब यहाँ पर युआन के बीच में एक डिफरेंस ये है कि चाइना का ट्रेड डेफिसिट रूस के साथ सिर्फ $3 बिलियन का है, जो कि हमारा $35 बिलियन का है, एंड दिस मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। और अब यहाँ पर अगर इंडियन रूपी को गवर्नमेंट फुल्ली कन्वर्टेबल कर भी दे तो यहाँ पर बहुत ही सारे इशूज़ हमको फेस करने पड़ेंगे। पहला इशू ये है कि जो करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाती है उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करती, अब उसको इंटरनेशनल मार्केट सप्लाई और डिमांड की वजह से यहाँ पर कंट्रोल करने लग जाती है, और अब इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है इन नोट्स की वैल्यू में, जो कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अनफेयर डील ये यहाँ पर होगी। सो एट द लास्ट वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज दैट इंडिया मस्ट need to export more and more to Russia to keep running this ruble trade settlement system, and this will take too much time. So friend, that is how we are indirectly funding and growing and thriving our enemy China in front of us and helping China to internationalize yuan in front of us and dump the US dollars. How China is internationalizing yuan? तो यहाँ पर चाइना 2 मेन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। सबसे पहला ये है कि सबसे पहले चाइना ऐसी कंट्रीज़ को फाइंड करता है जो अंडर डेवलप है और पुअर है और जिनकी इकोनॉमी वीक है और डेमोक्रेसी हिली पड़ी है, और अब चाइना इन नेशंस का मसीहा बन के आता है और इनको लोन ऑफर करता है। तो चाइना सबसे पहले इन कंट्रीज़ की ऐसी सिचुएशन का वेट करता है जब इनको सख्त नीड होती लोन की और IMF इनको लोन नहीं दे रही होती है, क्योंकि कंट्रीज़ कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही होती है और इनकी इकोनॉमी बहुत ही वीक होती है इसीलिए। तो अब चाइना इन कंट्रीज़ को लोन ऑफर करता है। तो नॉर्मली जो IMF है वो इन कंट्रीज़ को 1-2% में लोन देता है और 25 से 30 साल का पेबैक टाइम यहाँ पर देता है, लेकिन चाइना इन कंट्रीज़ की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इनको 5 से 6-7% के इंटरेस्ट रेट इनसे चार्ज करता है लोन के लिए, और तो और 25-30 साल तो छोड़ो, सिर्फ 10 से 15 साल का पेबैक टाइम इनको यहाँ पर देता है। और अब एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि ये कंट्री इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है और वीक है कि चाइना इन कंट्रीज़ को फोर्स करेगा कि तुम अपनी लोन की पेमेंट चाइनीज़ नोट्स में ही करो, और अब इसके लिए चाइना इनको 1 से 2% का डिस्काउंट यहाँ पर दे देगा। तो सपोज अगर पाकिस्तान ने जैसे चाइना से $1 बिलियन का लोन यहाँ पर ले रखा है, तो चाइना इनसे बोलेगा कि देखो भाई तुम 2% का डिस्काउंट ले लो, यानी कि $980 मिलियन से हमको पे करो, लेकिन हमारी नोट्स में हमको पे करो, चाइनीज़ नोट्स में हमको पे करो। सो इट इज़ दैट मच ईजी टू बिकम ग्लोबल सुपर पावर फॉर चाइना एंड डिफीट द अमेरिका, द US? नो, दिस इज़ नॉट दैट मच ईजी। तो यहाँ पर देयर मस्ट बी सम ऑफ द चैलेंजेस विच चाइना इज़ फेसिंग। तो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर ये है कि जो 146 कंट्रीज़ को चाइना ने लोन दिया है ना, उनमें से 100+ कंट्रीज़ इतनी पुअर है, इतनी वीक इकोनॉमी वाली कंट्री है, डेमोक्रेसी हिली पड़ी है, फिर है ही नहीं, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग पुअर हैं कि ये कंट्रीज़ चाइना को लोन रीपे कर ही नहीं सकती। और क्या हो अगर ये 100 कंट्रीज़ चाइना को लोन रीपे ना करे, तो उल्टा चाइना की ही इकोनॉमी बर्बाद यहाँ पर हो सकती है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड चाइनीज़ युआन को एज अ रिजर्व करेंसी एक्सेप्ट एकदम करेगा ही नहीं डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि जो चाइना की आइडेंटिटी है ना, वो एक नोटोरियस नेशन की यहाँ पर बन चुकी है। चाइना एक ऐसा देश है जो वॉर में जाता है, जो लोगों की लैंड ऑक्यूपाई करता है ताइवान की, और चाइना एक ट्रांसपेरेंट कंट्री भी नहीं है, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट टाइम पर करती रहती है, जिसकी वजह से युआन तो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने से रही, जैसा कि मुझको यहाँ पर लगता है। सो एट द लास्ट, व्हाट आर द स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट नीड टू टेक? So only one step here that we need to take. Export as much as we can and boost MSME, जिससे कि MSMEs जो कि हमारी बैकबोन है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर ये लोग एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, so our economy can grow rapidly and no one can catch our growth. And friends, that's all for this video.
and to watch more such insightful geopolitical case studies which are coming on the way. बहुत सारी case studies, geopolitical case studies आने वाली हैं. Subscribe to Go Self Made and thank you so much for watching. We'll meet you on the next one. Until then, you go self made.